वेलकम टू एग्रीकोज कमांडोज। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मास सिलेक्शन। आज हम लोग देखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन सबसे पहले ये जानते हैं कि प्योर लाइन है क्या। किसी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का सिंगल होमोजाइगस प्लांट वो होता है प्योर लाइन। अगर किसी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का सिंगल होमोजाइगस प्लांट का प्रोजेनी लेते हैं तो वो प्योर लाइन वैरायटी होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है राइस। उसके बाद राइस में हम लोग बहुत सारे इसके लाइन्स होंगे। एक ऐसा प्लांट हमको मिला जो सारे कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस है। ठीक है, वो सारे ही कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस है। तो और उसमें कोई हेट्रोजाइगस कोई भी जीन नहीं है। तो वो जितने भी प्लांट्स बनाएंगे, इसके जितनी भी प्रोजेनी होंगी वो सारी जेनेटिकली सिमिलर होंगी। और इस तरह से जो प्रोजेनी बनेगा वो सारा आपस में भी सेम होगा। यानी कि प्योर लाइन वैरायटी जो होता है वो होमोजाइगस और होमोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजाइगस के साथ साथ ये होमोजीनियस भी होगा, तभी तो वो प्योर लाइन है। यानी कि उसके सारे प्रोजेनी आपस में सिमिलर है। नाउ द साइंटिस्ट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। सबसे पहले प्योर लाइन सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था कुछ साइंटिस्ट ने जो स्वीडन में काम कर रहे थे। सबसे पहला नाम आता है पैट्रिक सिरेफ का। ठीक है, ली कॉटर भी है। विल्मोरिन भी है। अब ये मत कहना कि विल्मोरिन तो प्रोजेनिट दिए थे, प्रोजेनिट टेस्ट दिए थे। विल्मोरिन साहब ने प्रोजेनिट टेस्ट दिया था, लेकिन प्योर लाइन बनाने में भी तो प्रोजेनिट टेस्ट करते हैं हम लोग, ईयर टू सिलेक्शन करते हैं। तो बिना प्रोजेनिक सिलेक्शन के हम लोग प्योर लाइन बना ही नहीं सकते हैं। तो उनका भी रोल था। हॉलेट है, मैंने पिछले क्लास में बताया था इनके बारे में। इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्योर लाइन बनाने में अपना अपना रोल निभाया था। ठीक है, किसी ने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया, किसी ने प्योर लाइन टेस्ट दिया। इस तरह से हर किसी ने अपना अपना रोल दिया। किसी ने अलग अलग क्रॉप में वो लोग रिसर्च कर रहे थे, इस तरह से। लेकिन प्योर लाइन सबसे फेमस तब हुआ जब जोहानसन साहब 1903 में प्योर लाइन का जेनेटिक कॉन्सेप्ट दिया कि इसका जीनोटाइप कैसा होता है, ये किस तरह के प्लांट से मिलकर बना होता है। कोई भी प्योर लाइन वैरायटी जो होता है होमोजाइगस से होमोजीनियस इस तरह से। तो ये बताया जोहानसन साहब ने 1903 में। ठीक है, 1909 में उन्होंने टर्म दिया था जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म उन्होंने 1909 में दिया था। और जोहानसन साहब ने 1926 में प्योर लाइन थ्योरी दिया था। प्योर लाइन थ्योरी, प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया था बहुत पहले ही। अप्रोक्स प्योर लाइन सबसे पहले डेवलप हो रहा था जब ये साइंटिस्ट होते 1840 से 1860 के बीच में। लेकिन ज़्यादा ये डिटेल में पता नहीं था तब, इतना जीन्स के एक्शन के बारे में या इनहेरिटेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इसलिए वो लोग बस बाहर से बात करते थे, जीन्स के लेवल पे बात नहीं कर पा रहे थे। तो उनके जेनेटिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था जोहानसन ने सबसे पहले 1903 में। उसके बाद फिर प्योर लाइन पे और रिसर्च होना शुरू हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि प्योर लाइन वैरायटी कैसे डेवलप करते हैं। उससे भी पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं प्योर लाइन के। ये तो हमने देखा कि सारा प्लांट आपस में सिमिलर होगा, यानी कि होमोजीनियस होगा, होमोजाइगस होगा। तो जब सारा प्लांट सिमिलर है तो इसमें कोई वेरिएशन तो है नहीं।
और जब वेरिएशन नहीं है तो क्या होगा, अगर हम लोग उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंटल होगा। अगर उसमें वेरिएशन दिख रहा है तो वो इन्वायरमेंट की वजह से है। जीनोटाइप में तो कोई डिफरेंस है नहीं, इन्वायरमेंट की वजह से है, तो इसलिए उसमें सिलेक्शन का वो रिस्पॉन्ड नहीं करता प्योरलाइन, क्योंकि उसमें जो वेरिएशन होता है वो इन्वायरमेंट की वजह से होता है। ठीक है, पूरे फील्ड में या पूरा पॉपुलेशन जेनेटिकली सेम होता है, फिनोटिपिकली भी सेम ही होता है, लेकिन अगर वेरिएशन आता भी है तो इन्वायरमेंट की वजह से। उसके बाद ये फील्ड में यूनिफॉर्म दिखता है। हम लोग अभी जितने भी सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स जनरली देखते हैं उसमें प्योरलाइंस वेराइटीज होती हैं। तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो सारा प्लांट एकदम सिमिलर दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। अगर मास सेलेक्टेड वेराइटीज देखेंगे तो उसमें वेरिएशन होता है, इसीलिए प्योरलाइन वेराइटी फार्मर्स के बीच ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। अगर सारा प्लांट सिमिलर दिख रहा है तो लगता है कि नहीं अच्छा है, और सिर्फ देखने में नहीं, देखो प्योरलाइन जो है मास सेलेक्टेड में 10 अच्छे अच्छे लाइन्स हैं, उनको मिक्स करके लगाया गया, ठीक है, लेकिन प्योरलाइन में सिंगल बेस्ट प्लांट यूज किया जाता है। तो उस 10 में से कम 5-7 तो ऐसे होंगे ना जो सिंगल बेस्ट से तो इन्फीरियर होंगे, तो सब मिला के एवरेज तो थोड़ा कम आ जाएगा। तो इस तरह से प्योरलाइन अगर सेल्फ पॉलिनेटेड की बात करें तो मास सिलेक्शन की तुलना में प्योरलाइन ज़्यादा अच्छा होता है यील्ड के कंपैरिजन में या फिर यूनिफॉर्मिटी के कंपेयर में। लेकिन जब बात डिजीज रेजिस्टेंस की या फिर अडेप्टेशन की बात आती है तो फिर मास सिलेक्शन अच्छा है, क्योंकि प्योरलाइन में उसका जेनेटिक बेस एक्सट्रीमली नैरो हो जाता है, सिंगल प्लांट होता है पूरा पॉपुलेशन। लेकिन मास सिलेक्शन में तो थोड़ा वेरिएशन है ना, तो वो डिजीज के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा। किसी भी नए टाइप का कोई डिजीज पैथोजन आ रहा है या फिर अडेप्टेशन की बात है, नया कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो मास सेलेक्टेड वैरायटी अडेप्टेबल होगा, प्योरलाइन नहीं होगा, ये ससेप्टेबल हो जाएगा वैसे कंडीशन में। लेकिन ईल्ड सबसे ज़्यादा प्योरलाइन का ही आएगा, क्योंकि वो सब सिंगल बेस्ट प्लांट रहता है। अगर कोई और उसके साथ ऐड करेंगे तो वो तो उससे छोटा ही कम ही होगा, तो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है इसके प्योरलाइन वैरायटी को डेवलप करने का। फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड है जहाँ पे बेस पॉपुलेशन है। प्योरलाइन वैरायटी डेवलप करने के लिए जो इसका पेरेंट पॉपुलेशन होता है वो हेटेरोजीनियस होगा। वेरिएशन होगा ना तभी तो हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे, विदाउट वेरिएशन कहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो एक फील्ड है जिसमें थोड़ा वेरिएशन है और वहां से हम लोग प्योरलाइन सेलेक्ट करेंगे। तो एक प्लांट सेलेक्ट करना है लेकिन एक ही नहीं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पहला ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें 300 से 3000 या फिर 200 से 2000 ऐसे कुछ बहुत सारा प्लांट सेलेक्ट करते हैं। प्लांट्स को सेलेक्ट किया, मास सिलेक्शन में क्या कर रहे थे कि उसको बल्क कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे बल्क नहीं करेंगे, उनको सेपरेटली हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल एक ये प्लांट सेलेक्ट किया, इस तरह से हमने 5 प्लांट्स रख रहे हैं एग्जांपल के लिए। तो इन प्लांट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इनको हम लोग सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो सेपरेटली हार्वेस्ट कर रहे हैं सिलेक्शन करके, फिर इनको अलग अलग रख रहे हैं हार्वेस्टिंग करके, अलग अलग पैकेट में इनको बंद करके रख रहे हैं सारे प्लांट्स को, ठीक है। अब इनका एक एक स्पाइक से एक एक रो लगाएंगे, प्लांट टू प्रोजेनी रो, यही होता है प्रोजेनी टेस्टिंग। 5 लाइन से ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जब प्लांट टू प्रोजेनी रो लगाए तो ये तो प्योर लाइन है ना, हम लोग प्योर लाइन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो सारे ही इनके जितने भी प्रोजेनी है वो सारा सिमिलर आना चाहिए। अगर किसी में वेरिएशन आया तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, इसमें थोड़ा वेरिएशन आ रहा है इसके प्लांट्स में, तो इस पूरे लाइन को ही डिस्कार्ड कर देंगे। इस लाइन में भी वेरिएशन आ रहा है, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। ये बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। सेकेंड ईयर में यही है। फिर थर्ड ईयर
ईयर में हम लोग इसको कभी भी बल्क नहीं करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन में बल्क नहीं किया जाता है, मास सिलेक्शन में हम लोग बल्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ बल्किंग नहीं करेंगे इनको। फिर थर्ड ईयर में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि चेक के साथ लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ चेक्स ले रहे हैं जिनके साथ इनको ग्रो करना है, ठीक है। ये चेक है, 3 चेक ले रहे हैं, तो देखेंगे कि कौन सा वाला चेक के साथ ये कौन से ऐसे प्लांट, कौन सा प्लांट है सॉरी जो चेक से अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये प्लांट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये दोनों, ये चेक से ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, ये दोनों चेक के कंपैरिजन में बेटर है, चेक वैरायटी से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये तो हम लोग देखे ना, हम लोग पिछले क्लास में देखे क्यों होना चाहिए, क्योंकि चेक क्या है, उस इलाके का, उस जोन का, उस टाइम का जो सबसे पॉपुलर वैरायटी है जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं। तो अगर उससे अच्छा होगा, उससे अच्छा वैरायटी रिलीज होगा तभी तो फार्मर्स लगाएंगे, नहीं तो क्यों लगाएंगे, उनके पास तो उससे अच्छा पहले से है। तो इसलिए तो यहाँ पे है कि वो चेक के साथ उसको ग्रो कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल या फिर स्टेशन ट्रायल भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे ये 2 लाइन आया, फिर इनको 3 साल तक के लिए ऊपर बना दिया, 3 साल के लिए इनको मल्टी लोकेशनल ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे जितने भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे इनको मल्टी लोकेशनल ट्रायल में रखा जाता है, ठीक है, 3 साल तक मल्टी लोकेशनल ट्रायल, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेन, जो लाइन सबसे बेस्ट होगा, एक सिंगल बेस्ट लाइन को वैरायटी की तरह रिलीज किया जाता है। अगर वो स्टैंडर्ड से अच्छा है तो, अगर कोई भी अच्छा नहीं तो फिर सारे को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। अगर कोई एक लाइन ऐसा मिलता है जो चेक से अच्छा हो, जो स्टैंडर्ड वैरायटी लगाया गया है हर जगह उसके हिसाब से अच्छा हो, और फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। उसमें भी है कि जिस जोन में उसने अच्छा किया उसी जोन में रिलीज किया जाता है। अगर कोई वैरायटी है पूरे इंडिया में अच्छा कर रहा है तो पूरे इंडिया के लिए रिलीज किया जाएगा। कुछ ऐसे वैरायटी है पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स में ही अच्छा कर रहे हैं, जो चेक वैरायटी है उनसे अच्छा कर रहे हैं, तो वहीं पर उनको रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ईयर तक तो था प्रीलिमिनरी यील्ड, थर्ड ईयर में 4 to 6th ईयर में ये मल्टी लोकेशनल ट्रायल में गए। 7th ईयर में यहाँ से 6th ईयर के लास्ट तक एक सिंगल स्ट्रेन को रिलीज कर दिया जाएगा एज ए वैरायटी, और 7th ईयर में सीड मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। सीड मल्टीप्लिकेशन जब रिलीज हो गया तो फिर 2 साल का टाइम दिया जाता है ब्रीडर को कि आप सीड मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ताकि फार्मर्स को मिल सके। तो 7th to 9th ईयर या 7-8 साल या 8 से 9 साल तक में वो सीड मल्टीप्लिकेशन करके 9th ईयर तक वो फार्मर्स तक पहुंचा देते हैं, कभी कभी 10th ईयर भी लग जाता है, ठीक है। तो 10वें साल में वो किसान के पास पहुंच जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल प्लांट ही था ना जो गया है फाइनली वैरायटी रिलीज हुआ जिसका नाम का, तो इसलिए सिंगल प्लांट जो बेस्ट प्लांट होगा इस पूरे सिलेक्शन में से वो चुनाएगा। यानी कि प्योर लाइन वैरायटी जो है इज द प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस बेस्ट प्लांट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, नॉट इन क्रॉस। अगर हम लोग किसी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में होमोजाइगस प्लांट इस तरह से बनाते हैं कंटिन्यूअस सेल्फिंग करा करके, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करा करके, तो वो होता है इनब्रिड, इनब्रिड in case of cross pollinated crop, but in case of self this one is pure line, okay। अब देखो जब ये सिंगल प्लांट का प्रोजेनी होता है तो बहुत यूनिफॉर्म होगा, तो वैरायटी रिलीज करना भी इजी होता है, क्योंकि सीड सर्टिफिकेशन में भी ये देखा जाता है, हम लोग जानते हैं ना कंडीशन है डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी।
तो यूनिफॉर्मिटी तो ऐसे ही आ गया क्योंकि वो सिंगल ही प्लांट का प्रोजेनी है, तो यूनिफॉर्मिटी है, तो सीड सर्टिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये पूरा कर लेता है। इसलिए प्योरलैंड वैरायटी रिलीज करना कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, इसको जल्दी मतलब रिकॉग्नाइज भी जल्दी किया जा सकता है। अगर जानते हैं ये कैरेक्टर्स है तो सारा प्लांट तो सिमिलर है, कोई भी रहेगा तो सिमिलर ही रहेगा। अगर किसी मास सेलेक्टेड वैरायटी का कैरेक्टर डिफाइन किए हैं तो हो सकता है उसमें वेरिएशन हो, तो कोई प्लांट वैसा कैरेक्टर शो नहीं कर रहा हो, तो दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन प्योर लाइन में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोगों ने देखा कि प्योर लाइन वैरायटी तो बन गया, अब इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले हम लोग वैरायटी की तरह रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वैरायटी की तरह रिलीज नहीं कर पाए या किसी वजह से वैरायटी रिलीज कमेटी ने डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं इसको सफिशिएंट, इसमें इतने अच्छे नहीं है कि हम लोग रिलीज कर पाए एज अ वैरायटी, तो हम लोग इसको आगे वाले हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में एज अ पेरेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा जीनोटाइप है। हो सकता है एक दो कैरेक्टर की वजह ऐसा था उसमें जिसकी वजह से वो एज अ वैरायटी रिलीज नहीं हो पाया, तो फिर भी उसमें बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो उनको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में एज अ पेरेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारा स्पॉन्टेनियस या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन के स्टडी के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो प्योर लाइन है तो उसमें वेरिएशन नेचुरली तो है नहीं, पूरी तरह सिमिलर है। और जब पूरा सिमिलर प्लांट है तो अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो म्यूटेशन की वजह से होगा। हम लोग हालांकि म्यूटेशन का स्टडी करने टाइम ये ध्यान रखते हैं कि कहीं भी मैकेनिकल एडमिक्सचर नहीं हो रहा हो, कोई भी आउट क्रॉसिंग नहीं हो रहा हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि कभी भी प्योर लाइन में अगर वेरिएशन आता है तो इसके तीन वजह हो सकते हैं, या तो कहीं से नेचुरल आउट क्रॉसिंग हो गया होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप सेल्फिंग ही करते हैं, लेकिन अप टू 5% तक चांसेस होता है कि वो क्रॉसिंग कर रहे हैं। राइस में लेस देन 1% ही होता है, लेकिन फिर भी अप टू 5% तक चांस होता है डिफरेंट क्रॉप्स में कि वो क्रॉसिंग कर लें, तो नेचुरल आउट क्रॉसिंग की वजह से प्योर लाइन वैरायटी में कंटामिनेशन होता है। ठीक है, या फिर म्यूटेशन की वजह से होगा, या फिर इन्वायरमेंट की वजह से होगा, या फिर तो इन्वायरमेंट का तो हेरिटेबल नहीं होता है, लेकिन जो हेरिटेबल चेंजेस हैं वो किसकी वजह से है, म्यूटेशन की वजह से, नेचुरल आउट क्रॉसिंग की वजह से, और मैकेनिकल एडमिक्सचर की वजह से। अगर हम लोग किसी पैकेट में जिसमें हम लोग सीड प्रोडक्शन करके रख रहे हैं उसमें पहले से कुछ किसी और वैरायटी के कुछ सीड्स बचे हुए थे, 5 10 20 सीड बचे हुए हैं, वो फील्ड में चला गया और पॉलिनेशन करने लगा, तो इस तरह से जेनेटिकल प्योरिटी नहीं मेंटेन हुआ ना। तो इसलिए कहा जाता है कि प्योर लाइन को मेंटेन करने के लिए, प्योर लाइन वैरायटी को मेंटेन करने के लिए टाइम टाइम पे मास सिलेक्शन करके उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इनका न्यूक्लियस सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो मास सिलेक्शन से ही किया जाता है, और ऐसे भी वैराइटल प्यूरिफिकेशन में, प्योर लाइन के वैराइटल प्यूरिफिकेशन में मास सिलेक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, एज अ वैरायटी कर सकते हैं, एज ए पेरेंट कर सकते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, या फिर फॉर द स्टडी ऑफ म्यूटेशंस, बोथ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, और भी कुछ कुछ अलग टाइप की स्टडीज में जहाँ पे हम लोग को होमोलोगस और होमोजाइगस प्लांट, होमोजाइगस और होमोजीनियस प्लांट चाहिए, वहां पे भी इनका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अब तक हमने प्योर लाइन सिलेक्शन से क्या क्या अचीवमेंट्स लिया है। ठीक है, प्योर लाइन अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज होंगी जो प्योर लाइन सिलेक्शन से आया होगा। ठीक है, वो सारा हमारे लिए जरूरी है, जेआरएफ के सिलेबस के लिए कुछ लिमिटेड वेराइटीज है, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है उन्हीं का नाम याद रखना है, और मैं आपको उतना ही बताऊंगी कि आप पे भी लोड ना पड़े। ठीक है, ऐसे बुक्स में बहुत सारी वेराइटीज हैं दी हुई, लेकिन जेआरएफ के लिए जो जरूरी है मैं उतना ही बताऊंगी। ठीक है, सबसे कॉमन है राइस का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक इंडिजीनियस वैरायटी था काली मिर्च। ठीक है, ये टॉल सेंटेड वैरायटी था। इसमें से प्योर लाइन सिलेक्शन करके श्यामा
वो भी ऑफ टाइप सिलेक्शन था, यानी सारा टॉल प्लांट है, उसमें एक दो या दो चार ऐसे ऑफ टाइप प्लांट्स थे जो ड्वार्फ थे, उनको सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, और एज अ वैरायटी उसका नाम था श्यामा, रिलीज किया गया। ये प्योर लाइन सिलेक्शन, और ये ड्वार्फ है, ये भी सेंटेड है लेकिन ये ड्वार्फ था। तो टॉल वैरायटीज में ये प्रॉब्लम था लॉजिंग का, लेकिन श्यामा में ये प्रॉब्लम नहीं था। तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रहा जो प्योर लाइन सिलेक्शन का, इसका बहुत यूज भी हुआ, ठीक है। वैसे ही लोकल वैरायटीज से इंप्रूवमेंट का और भी कुछ वैरायटीज है, जैसे कि वीट में हम लोग देखते हैं NP4 और NP52 इन केस ऑफ वीट, या फिर T1 है जो काउपी में है, T1 इन केस ऑफ काउपी, या फिर और कुछ वैरायटी हैं जैसे कि हाँ पूसा सांवली भिंडी, ये बिहार का जो लोकल वैरायटीज था वहां से सिलेक्ट करके निकाला गया था, ठीक है। बिहार का लोकल था, लोकल वैरायटी जो बिहार में था वहां से लोकल वैरायटीज फ्रॉम बिहार, वहां से इनको सेलेक्ट करके निकाला गया था। ये भी प्योर लाइन सिलेक्शन है, पूसा सावनी भिंडी, और इसका स्पेशल कैरेक्टर ये था कि ये येलो मोजाइक वायरस के लिए एक लिमिटेड लेवल तक अच्छा लेवल फील्ड रेजिस्टेंस देता था, ठीक है। रेजिस्टेंस में फील्ड रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि वो इसके पास जीन नहीं है, बहुत ज़्यादा जीन नहीं है इसके पास रेजिस्टेंस के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग जीन नहीं है, लेकिन ये फील्ड में रेजिस्टेंस शो करता है। ऐसे अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस जब हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ब्रीडिंग में जब डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीडिंग पढ़ेंगे बायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, तब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे 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 अलग अलग टाइप का रेजिस्टेंस होता है और वो कैसे ऑपरेट होता है बाय डिफरेंट जीन्स। तो ये तो हमने देखा कि लोकल वैरायटीज से कैसे इंप्रूव किया गया, ठीक है, फ्रॉम लोकल। उसके बाद हाँ इसमें एक और है जो वरुणा है, ब्रासिका जुन्सिया का, ब्रासिका जुन्सिया का वरुणा वैरायटी है, ठीक है। ये भी रिलीज किया गया था। इसके लिए वो लोग वाराणसी है ना, यूपी में वाराणसी से मटेरियल लिए थे, वाराणसी से जो लोकल मटेरियल लिए थे उसी का सिलेक्शन है वरुणा वैरायटी, जो कि ब्रासिका जुन्सिया का है, ठीक है। पिजन पी का एक है, यहाँ लिखती हूँ, पिजन पी का है मालवीय विकल्प, ये एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर तो सब जानते हैं, कैसे कोई भूल सकता है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर के एक फार्मर के फील्ड से ये लोकल वैरायटी लाया गया था, और वहां से उसी मटेरियल का सिलेक्शन है मालवीय विकल्प, और ये बहुत सारे डिजीज के लिए रेजिस्टेंस था, डिजीज इंसेक्ट के लिए, पॉड फ्लाई के लिए था, स्टेरिलिटी के लिए था, और विल्ट के लिए, इस तीनों से रेजिस्टेंट था। जो मिर्जापुर का लोकल मटेरियल था जो एक फार्मर के फील्ड से लाया गया था, उससे प्योर लाइन सिलेक्शन निकाला गया मालवीय विकल्प, और ये पॉड फ्लाई, स्टेरिलिटी और विल्ट जो तीन मेजर पेस्ट हैं पिजन पी के, उन तीनों से वो रेजिस्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया लोकल वैरायटी से जो था। कुछ ऐसे भी प्योर लाइन हैं जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल से सेलेक्ट किए गए हैं, जो अलग अलग कंट्री से मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया उससे ये सेलेक्ट किए गए हैं। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में दो वैरायटी इंट्रोड्यूस किया गया था वीट का, सोनोरा 64 और लर्मा रोजो, है ना, लेकिन उनको इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि रेड कलर का ग्रेन था, तो यहाँ के लोगों का प्रेफरेंस नहीं था।
तो सोनोरा 64 और लर्मा रोजो को बहुत बुरी तरह असफल होना पड़ा था, इंडिया में वो नहीं चल पाया। तो अब साइंटिस्ट को लगा कि इतना मेहनत से हम लोग लाए हैं मैक्सिको का वैरायटी और इतना हाई यील्डिंग है, लेकिन ये फार्मर्स ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए। तो वो उसके साथ ही 614 और सेग्रीगेटिंग लाइंस लाए थे, ठीक है। उसमें से उन्होंने कल्याण सोना सेलेक्ट किया। उन्होंने एक स्ट्रेन यूज किया प्योर लाइन सिलेक्शन, जिसका नाम उन्होंने रखा कल्याण सोना। और हम सब लोग जानते हैं कि कल्याण सोना ने पूरे इंडिया में बहुत कल्याण सोना फेमस हुआ, और लगभग हर स्टेट में कल्याण सोना ग्रो किया जाता था और बहुत फेमस हुआ था। इसका यील्ड भी अच्छा था, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का जो प्रेफरेंस था कि यहाँ के लोग वाइट ग्रेन यानी एम्बर कलर का ग्रेन चाहते थे, वो उनको मिला। क्योंकि उस टाइम जो सोनोरा 64 और लर्मा रोजो था वो उनके प्रेफरेंस को के हिसाब से नहीं था। तो फिर आया ये इंट्रोड्यूस मटेरियल का, हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम इंट्रोड्यूस मटेरियल, ठीक है। एक और है गॉसिपियम हिरसुटम, जो अमेरिकन कॉटन है। गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम का एक लाइन था जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसका मटेरियल था जो इंडिया लाया गया, और उस वैरायटी का नाम रखा गया धारवाड़ अमेरिकन। धारवाड़ है यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर के पास है, तो यूएस धारवाड़, धारवाड़ अमेरिकन वैरायटी, ठीक है। अब ये धारवाड़ अमेरिकन वैरायटी जो था ये ठीक था, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं था। इससे अच्छा इसका प्योर लाइन सिलेक्शन निकाला गया गड़क 1। गड़क 1 ये प्योर लाइन सिलेक्शन था, धारवाड़ अमेरिकन का प्योर लाइन सिलेक्शन था, ठीक है। और ये धारवाड़ अमेरिकन से भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए ये भी एक प्योर लाइन का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टोबैकम रस्टिका, जो तंबाकू है। ऐसे टोबैको का सबसे कॉमन स्पीसीज टोबैकम है ना, सॉरी निकोशियाना रस्टिका। निकोशियाना टोबैको में जो सबसे कॉमनली ग्रो किया जाता है, और निकोशियाना रस्टिका है, ये भी ग्रो किया जाता है कुछ कुछ जगह पे। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए से। निकोशियाना रस्टिका का 2 वैरायटी इंट्रोड्यूस किया गया, एक हैरिसन स्पेशल और एक था कल्चर 40D। हैरिसन स्पेशल एंड कल्चर 40D, ये दोनों इंडिया में उतना नहीं चल पाया, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत फार्मर्स ने ग्रो किया, लेकिन उतना फेमस नहीं हुआ। इन्हीं दोनों का जब इसका प्योर लाइन वैरायटी निकाला गया, हैरिसन स्पेशल का था हैरिसन स्पेशल 9, और कल्चर 40D का प्योर लाइन सिलेक्शन था चथम। ये दोनों प्योर लाइन सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है। हैरिसन स्पेशल का प्योर लाइन सिलेक्शन है हैरिसन स्पेशल 9 या HS9 भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, और कल्चर 40D का है चथम। ये अपने पेरेंट वैरायटी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था, ठीक है। एक और आता है सोरघम में येलो ड्वार्फ मिलो, जो हम लोग जानते हैं मिलो साइटोप्लाज्म को, मेल स्टेरल साइटोप्लाज्म को यूज किया गया था। येलो ड्वार्फ मिलो वैरायटी बना, ठीक है, बहुत फेमस हुआ। तो उस टाइम में वहां पे
सॉफ्ट रॉट का कोई इंसिडेंस नहीं था, सॉफ्ट रॉट का जो डिजीज है उसका कोई इंसिडेंस नहीं था, तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी कभी चेक नहीं किया गया, है ना। लेकिन फिर जब 1926 के अराउंड अमेरिका में सॉफ्ट रॉट बहुत फैलने लगा, सॉफ्ट रॉट, तब लगा कि इतना अच्छा वैरायटी है जिसको बस एक डिजीज की वजह से हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो इन्होंने इसका इसी में से प्योरलाइन सिलेक्शन निकाला, इसका प्योरलाइन इम्प्रूव्ड येलो ड्वार्फ मिलो, ये येलो ड्वार्फ मिलो वैरायटी था और इसका प्योरलाइन सिलेक्शन इन्होंने निकाला इम्प्रूव्ड येलो ड्वार्फ मिलो, येलो ड्वार्फ मिलो, ठीक है। और भी कुछ बचा हुआ है? और भी वैरायटीज हैं, बुक्स में तो बहुत सारी दी हुई हैं, बीडीसी में भी बहुत सारा है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज थी, ठीक है। जेआरएफ में इससे बाहर का कोई वैरायटी नहीं आएगा, ये क्लियर है, ठीक है। इसमें से भी सारा नहीं आएगा, सारा तो नहीं आएगा, कोई एक भी आएगा, तो इसमें से कोई आ सकता है, कहीं किसी टेस्ट में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई, जितने भी वैरायटीज के नाम दिए हुए हैं वो सब नहीं आएगा, ठीक है। बस सिलेक्टेड पढ़ना है और अच्छा करना है, रिजल्ट लेना है, रैंक लाना है, बस ये था प्योरलाइन सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ब्रीडिंग मेथड्स हमने देखा, मास सिलेक्शन देखा, प्योरलाइन सिलेक्शन देखा, अब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे इंट्रोडक्शन पहले पढ़ना था, लेकिन ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।